और मित्रों, मैं अतुल आप सभी का आपके ऑनलाइन यूट्यूब चैनल लर्न विद फोकस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा आप सभी जानते हैं कि हम लोग इसको आप चाहे ग्रामीण परिवेश का भाग समझिए और या इसके अतिरिक्त आप यूपी स्पेशल का भाग समझ लीजिए। हम लोगों ने इसके अंतर्गत आपके जो पहले 100 क्वेश्चन उस पहले 100 क्वेश्चन को करा दिया था और आज हमारी कोशिश रहेगी कि जितने भी बचे हुए 112 क्वेश्चन हैं उन 112 क्वेश्चन को जल्द से जल्द समेट दिया जाए। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करते हैं यहाँ पर कि कृषि क्यों इम्पोर्टेंट हमारे लिए, तो कृषि के बारे में लोग बात करते हैं। तो कृषि आप देख रहे हैं कि आपके सामान्य अध्ययन का भी पार्ट हो जाएगा, ग्रामीण परिवेश का भी हो जाएगा और यूपी के संदर्भ में बात करें तो यूपी स्पेशल का भी पार्ट है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं चीज़ों के। इससे पहले मैं आपसे एक बार फिर विनम्र निवेदन करता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश करिएगा और यदि वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने इष्ट मित्रों में शेयर कर दीजिए। देखिए, हमारे चैनल का भी नाम लर्न विद फोकस है और जो इसकी पीडीएफ है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 101 क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कितनी मृदा सर्वेक्षण इकाइयाँ हैं? यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितनी मृदा सर्वेक्षण इकाइयाँ हैं, तो जो इसका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं किसान सेवा। देखिए, इसमें है क्या कि बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो भी सकते हैं, इम्पॉर्टेंट नहीं भी हो सकते। तो जो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है उस क्वेश्चन पे हम लोग थोड़ा रुक के उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके अतिरिक्त जो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट नहीं है उसको हम लोग क्या करेंगे, स्किप कर देंगे और अगला क्वेश्चन है उसको देखेंगे, क्योंकि हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि हमको आपको वीडियो पर ज़्यादा समय के लिए रोक के रखना है। चलिए 102 क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। किसान सेवा रथ कब से स्टार्ट किया गया? तो जो ये स्टार्ट किया गया है वो ऑप्शन नंबर सी 2010-11। अगला हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कुल कितने जैव उर्वरक केंद्र हैं? उत्तर प्रदेश में कुल कितने जैव उर्वरक केंद्र हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 17। अगला हम लोग बात करते हैं सीलघर मृदा परीक्षण संस्थान कहाँ पर है? कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और गोरखपुर। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद। यदि कोई किसी भी क्वेश्चन में आपको दुविधा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। 105 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड में कितने विक्रय केंद्र हैं? ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 188। एकीकृत धान विकास कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया? देखिए, इसमें बहुत फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। बहुत फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे आपको जो इम्पोर्टेंट होगा मैं बता दूंगा, इम्पोर्टेंट उन्हीं को देखिएगा। बाद बाकी सरसरी निगाह से एक बार जो वीडियो आप पूरा देख लीजिए। खलिहान अग्नि दुर्घटना सहायता केंद्र में न्यूनतम कितनी धनराशि दी जाती है? 107 नंबर का क्वेश्चन है। इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी। कृषि उत्पादन मंडियों की स्थापना कब की गई? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1964, 1975, 1987 और 1988। देखिए, अभी आप जान रहे कृषि कानून बिल आया था, उसमें भी इन मंडियों के बारे में बहुत विस्तृत चर्चा की गई थी। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए। अगला हम लोग देखते हैं सरसों का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है? इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं पुष्प नीलामी केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो जो पुष्प नीलामी केंद्र है वो आपका ऑप्शन नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और लखनऊ। इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए नोएडा। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला है। ठीक है, गन्ने का सर्वाधिक उत्पन्न करने वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। आप जानते हैं अगर पश्चिम में जाएंगे तो उसको गन्ना बेल्ट भी बोलते हैं, तो मुजफ्फरनगर। अगला देखते हैं उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये है ऑप्शन नंबर ए 1950। अगला उत्तर प्रदेश में जन्मेश्वर मिश्र ग्राम योजना कब आरंभ हुई?
इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर बी। देखिए बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, वॉइस आपको नहीं आ रही होगी 2-3 क्वेश्चन में, तो उसके लिए थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हूँ। अब देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश चकबंदी कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 117 नंबर का क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, आम आदमी बीमा योजना उत्तर प्रदेश में कब लागू की गई? 2000, 2005, 2008, 2010। देखिए ऑप्शन देखिए आप लोग को, इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? देखिए 119 नंबर, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 2005 और 6। अगला देखते हैं, कृषक दुर्घटना बीमा योजना कब से चालू की गई? कृषक दुर्घटना बीमा योजना, इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन में उत्तर प्रदेश में सहकारी कानून कब बनाया गया? आप जानते हैं सहकारी कमेटियों के संबंध में आपका एक अधिनियम भी था जिसके तहत सरकारी समितियों की स्थापना की गई थी, वैसे इसका ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब से लागू? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो ऑप्शन होगा 1990, 92, 95, 98। इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा फसल पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उत्पन्न है? अभी ये भी इम्पॉर्टेंट है, धान, मक्का, गेहूँ, मक्का, आलू, कपास, मक्का, तोरिया, गेहूँ, कपास, गेहूँ, मूंग। प्रारंभिक कृषि ऋण समितियां कृषक सदस्यों को कितने प्रतिशत ऋण पर दी जाती है? 124 का 3, 4, 5। इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक जिला। देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी जानते होंगे, इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला, उत्तर प्रदेश में खाद्य पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो आप लोग सभी जानते होंगे खाद्य पार्क की स्थापना कहाँ पर की गई है? नोएडा में। अगला, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जौ उत्पादक जिला। ठीक है, जौ के बारे में भी आप जानते होंगे, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए मैं चीज़ों को रिपीट नहीं कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी चीज़ों करा। प्रदेश में सर्वाधिक चावल उत्पादन जिला। देखिए गन्ना के बारे में मुजफ्फरनगर बताया था। अगर सर्वाधिक चावल उत्पादन की हम लोग बात करते हैं तो चावल उत्पादक जिला जो आपका है वो आपका हो जाएगा शाहजहांपुर। कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है? तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोवर। अगला हम लोग देखते हैं, मिट्टी में खारापन क्षारता की समस्या का समाधान क्या है? ठीक है, अब जानते होंगे, देखिए पीएच वैल्यू के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी को हम लोग क्षारीय कहते हैं या एसिडिक कहते हैं। 7 से अधिक अगर पीएच होगा तो वो क्या हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी। 7 से कम होगा तो आपका क्या हो, एसिडिक हो जाएगी। अब इसके लिए हम लोग चूना और प्लस जो जिप्सन होता है उसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो पूछा गया है मिट्टी में जो आपका खारापन होता है क्षारता को की समस्या का समाधान करने के लिए किसका हम लोग प्रयोग करते हैं? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्षारीय है तो हम लोग जिप्सम का प्रयोग, अगर एसिडिक होगी तो हम लोग क्या करेंगे, चूना का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसी के लिए आपको मालूम होगा एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चलाई गई थी। ठीक है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फ़रवरी 2015 को चालू हुए थे, परसों इसके 7 साल पूरे हुए हैं। ठीक है, स्वस्थ धरा खेत हरा इसकी टैगलाइन है। अगला हम लोग देखते हैं, मृदा अपरदन रोका जा सकता अति चराई द्वारा, वनस्पति उन्मूलन द्वारा। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं हम लोग।
वनारोपण द्वारा और पक्षी संख्या में वृद्धि करके। ठीक है, तो अब देखिए इसका क्या होगा, वनारोपण के द्वारा, क्योंकि कटाई का मतलब सिंपल सी मतलब है कोई चीज़, मान ली पानी बह रहा है, अगर पानी के बहने के बीच में हम लोग कुछ प्रकार से रुकाव कर देते हैं तो अपरदन वास्तव में कम हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी। कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो आप सभी जानते होंगे इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी, मटर। अगला हम लोग देखते हैं सेंट्रल ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ठीक है, तो ग्रासलैंड कहीं पर भी अगर आप देख लेते हैं तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, झांसी। अगला हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत भूभाग पर कृषि की जाती है? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 68.7। अगला देखते हैं भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? गेहूं, चावल, उड़द और गन्ना। तो आप लोग सभी जानते हैं इसका ऑप्शन जो हो जाएगा उड़द। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है इसमें ठीक ठाक रहती है, इस बेस पे ये सब जो होती हैं फसल चक्र के अंतर्गत इन सब जो फसलें होते हैं उसका हम लोग उत्पादन करते हैं। संकर बीजों की प्रोत्साहन योजना कब से प्रारंभ की गई थी? तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन आपको पहले ही दिख गया है, ऑप्शन नंबर डी। अगला मूंगफली के उत्पादन के प्रोत्साहन की योजना कब से प्रारंभ हुई? देखिए इसको सिर्फ लोग देखते चलिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आपको 200 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं तो इसमें आप मान के चलिए लगभग 100 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ, वैसे इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं, इसका ऑप्शन 2014-15। उत्तर प्रदेश में मृदा के स्वास्थ्य के लिए किस उर्वरक का वितरण किया जाता है? ठीक है, तो आप जानते हो कि मृदा के स्वास्थ्य के लिए जो आपका उर्वरक वितरण किया जाता है वो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, जिंक सल्फेट। वर्तमान प्रदेश में कुल कितने मंडी स्थल हैं? देखिए ये हालांकि जो डाटा है वो पुराना है, ठीक है, अभी हो सकता है कुछ चेंजेस हुआ है, तो अगर आपको कोई जो नया अपडेट है मालूम है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। वैसे इसके अकॉर्डिंग जो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 214। अगला हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम कब लाया गया? 1964। अभी इसके पहले हम लोगों ने एक डेट 1964 के संदर्भ में देखी थी, उसको भी आप लोग बताइएगा। आप जानते हैं बाराबंकी किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? सभी आप जानते हैं बाराबंकी में खासकर जो रामनगर के आसपास का इलाका है वो अफीम की खेती के लिए बहुत फेमस है। मैंने आपको बताया था अफीम की खेती उत्तर प्रदेश में कहाँ है, जब हम लोग इसके प्रश्नों का जो प्रथम वीडियो देख रहे थे तो मैंने आपको बताया था गाजीपुर। ठीक है, गाजीपुर में आपके अफीम की फैक्ट्री है। अगला हम लोग देखते हैं ब्रिटिश शासन में कृषि विभाग, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला हम लोग देखते हैं चंद्रशेखर आज़ाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर? अब देख लिए अगर हम लोग यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं खासकर कृषि यूनिवर्सिटी की, तो 2-3 याद रखिएगा। पहला आप याद रखेंगे सबसे पहले पंतनगर, जो कोई उस समय यूपी में हुआ करता था, आज कहाँ पर है? यूके में है। 1960 में आपके पंतनगर में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अब जो CSA है जिसको चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं, ये आपका कहाँ पर है? कानपुर में है। ठीक है, CSA, ठीक है, जो दिखा हुआ चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विद्यालय। हालांकि पहले ये पूर्ण रूप से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी, लेकिन अब इसमें टेक्निकल मीन्स आपके बीटेक, ठीक है, आपको कृषि संबंधित जो पढ़ाई वो तो दी ही जा रही है, इसके साथ में बीटेक भी करा रहा है। हाँ, तो मेरा बताने का उद्देश्य यहाँ पर था। इसके अतिरिक्त आपको अयोध्या में आचार्य नरेंद्र देव मिल जाएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त झांसी में आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मेरठ में भी कृषि संबंधित यूनिवर्सिटी है। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बताते चल रहा हूँ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, कृषि विभाग का लक्ष्य कृषि क्षेत्र में कितना प्रतिशत विकास दर बनाए रखना है? ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि ये सब कहने के होते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए, ऐसा होता कुछ नहीं है। 5.1%। देखिए मैंने आपको बताया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कहाँ पर? ठीक है, तो ये आपका मोदीपुरम। आप बताइएगा मोदीपुरम किस जिले में है? अगला नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, अभी देखिए मैंने आपको बताया था, ऑप्शन क्वेश्चन भी आ गया। ठीक है, ये आपका कहाँ पर है?
फैजाबाद में, इसको काट कर लीजिएगा, वर्तमान अयोध्या। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात आई तो कुछ हम लोग स्टेशनों के भी नाम चेंज हुए उसको भी देख लेते हैं। जैसे झांसी था, ठीक है, अब उसको महारानी वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम पर रख दिया गया। इसी प्रकार मड़ुआ डीएड स्टेशन था, उसको वाराणसी जंक्शन के नाम से कर दिया गया है। इसी प्रकार आपका फैजाबाद जंक्शन था, उसको अयोध्या कैंट कर दिया गया है। ठीक है, मुगल सराय था, उसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से कर दिया गया है। तो ये वर्तमान में कुछ जो स्टेशन हैं उन स्टेशनों के भी नाम चेंज हुए हैं, तो उसको भी हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 1989। देखिए आप लोगों में से अधिकांश लोग के एक क्वेश्चन रहते हैं कि सर देखिए इतने डेट हैं, इन लोग को कैसे हम लोग याद करें। देखिए जो समस्या आपके साथ में है वो समस्या सबके साथ में, इसलिए जितना हो सके उतना आप लोग रिवीजन करते रहिए। अगला हम लोग देखते हैं, मान्यवर श्री कांसी राम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये आपका कहाँ पर है, ये आपका बांदा में है। अगला देखते हैं, यूपी डास्प परियोजना किस संस्था द्वारा वित्त पोषित। विश्व बैंक, नाबार्ड, आरबीआई और ग्रामीण बैंक। जो इसका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए विश्व बैंक। अगला देखते हैं, कृषि विश्वविद्यालय हेतु प्रोजेक्ट को आर्डिएशन यूनिट की स्थापना कब की गई। इसका ऑप्शन नंबर सी 1996। अगला देखते हैं, यूपीएसआरएलएम ने गरीबी को अंत करने का लक्ष्य रखा है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सही वो ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, इसका उद्देश्य क्या है। अभी आप देख रहे हैं किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं खासकर कृषि से संबंधित। तो इसमें भी इसका जो अब देखिए इसमें कृषि संबंधित कुछ है नहीं, तो इसका हो जाएगा एक गरीबी हटाना। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी 1974-75। अगला हम लोग देखते हैं, 2014-15 में कितने परिवारों को इंदिरा आवास योजना उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। देखिए यही जो इंदिरा आवास योजना है इसको हम लोगों ने अब क्या किया, प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, अब इसमें भी क्या है, इसमें दो हैं, ग्रामीण और शहरी। ठीक है, इन दोनों के बारे में हम लोगों ने अपने जो वीडियो वाले लेक्चर हैं, मतलब वीडियो लेक्चर के थ्रू जो हम लोगों ने योजना वाला पार्ट कंप्लीट किया है वहाँ पर चीज़ों को कवर किया जा चुका है। तो आपने अगर नहीं देखा है तो आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़े हुए हैं, वहाँ से चीज़ों को आप देख सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी। अगला हम लोग देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कितने विकास खंड गिरते भू जल स्तर की क्रिटिकल अवस्था में। देखिए सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको हम लोग फटाफट देख लेते हैं किसी तरीके से। इसका जो ऑप्शन होगा 210, 215, 220, 225, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का नाम कब बदल दिया गया, तो इसका जो ऑप्शन है 2005। बस इतना ज़रूर है कि अगर आप पूरी पीडीएफ को अच्छे से देख लेते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपके जो क्वेश्चंस है वो बहुत ज़्यादा इसी से पूछे जाने की आपकी संभावना होगी। उत्तर प्रदेश के किस जनपद को सरयू नहर परियोजना से लाभ नहीं होता। ठीक है, अब देखिए, अब अगर आपको इसका आंसर नहीं भी मालूम तो अपने विवेक के आधार पर इस प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं। कैसे, अगर आप बात करेंगे, देखिए नहर होता है, नहर मतलब क्या, एक निश्चित पर्टिकुलर क्षेत्र में वो उसके आसपास की जो भूमि होती है उस भूमि पर वो जो जल होता है वो जल को मुहैया कराती है, जल प्रदान करती है। तो अगर आप बात करेंगे इन डिस्ट्रिक्ट्स की, जो आपको 3 डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं, गोंडा, बहराइच, बस्ती, ये तो कहीं ना कहीं आसपास के डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, अगर हम जौनपुर करते हैं तो जौनपुर आप जब पूरब के साइड में जाएंगे तो वहाँ पर होगा। तो अब देखिए पूछा क्या नहीं है, तो अगर आपको यूपी का मानचित्र भी आता है तो उस मानचित्र से भी अच्छे से आराम से आप इसका ऑप्शन दे सकते हैं। ठीक है, वैसे अगर आप अवध क्षेत्र की, आप हल्का सा आप अवध के पूर्व के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको हाल ही में इस योजना का जो उद्घाटन देखने को मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना SC/ST के लिए कितनी धनराशि का अनुदान, तो इसका जो होगा 10,000 का। अगला, बाढ़ सागर पोषक नहर से सिंचाई हेतु किस
नाले में डाला जाता है? अधनाला। ठीक है, देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए अधनाला। अगला, बाण सागर नहर परियोजना से कौन कौन से जो राज्य हैं वो लाभान्वित हैं? तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसको हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं। वैसे हम लोग लास्ट पहुंच गए हैं। कचनौदा बांध परियोजना किस राज्य में, किस प्रदेश में है? तो कचनौदा बांध परियोजना है वो आपका ऑप्शन नंबर बी ललितपुर। अगला, अब्दला बैराज में 12 मीटर चौड़ाई के कितने गेज हैं? ये कोई क्वेश्चन है ही नहीं। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला, शारदा सहायक परियोजना के अंतर्गत गिरिजा बैराज का निर्माण किस जनपद में कराया गया? देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है क्या क्वेश्चन? शारदा सहायक परियोजना के अंतर्गत गिरिजा बैराज का निर्माण किस जनपद में कराया गया है? ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी बहराइच, सॉरी सी बहराइच। अगला देखते हैं, गंडक नहर प्रणाली परियोजना कब से प्रारंभ की गई? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला, लोअर रोहड़ी बांध किस जनपद में है? देखिए इंपॉर्टेंट है, ये आपका ऑप्शन ए ललितपुर। चौधरी चरण सिंह जमनिया पंप नहर किस प्रदेश में है? तो ये आपका है ए गाजीपुर। जमरार बांध परियोजना किस जनपद में है? तो ये आपका ललितपुर। उटारी बांध परियोजना किस जनपद में है? तो जो उटारी बांध परियोजना है वो आपका कानपुर, जालौन, ललितपुर और ये आपका ऑप्शन जो लास्ट है झांसी। इसका जो ऑप्शन होगा सही ऑप्शन नंबर सी ललितपुर। अगला देखते हैं, चौधरी चरण सिंह चरखारी पंप किस जनपद में है? बी महोबा। देखिए पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्ड आप जान रहे कि UPTPSC का किस प्रकार से। क्योलारी बांध परियोजना, तो जो क्योलारी बांध परियोजना है वो आपका ऑप्शन नंबर झांसी, ललितपुर, महोबा और जालौन। ऑप्शन नंबर सी महोबा। चौधरी चरण सिंह टांडा पंप नहर, ठीक है, तो आप जानते हैं टांडा कहाँ पर है? अम्बेडकर नगर। चौधरी चरण सिंह लाहचूरा बांध किस में है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी झांसी। पहाड़ी बांध किस जनपद में है? सी झांसी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पहुंच बांध परियोजना किस जनपद में है? ये आपका ऑप्शन नंबर बी झांसी। बंडई बांध परियोजना देखिए इंपॉर्टेंट है, ये आपका ललितपुर है। ठीक है, करंट न्यूज में भी रहा था। भावनी बांध परियोजना, तो जो भावनी बांध परियोजना है वो आपका कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए ललितपुर। चौधरी चरण सिंह लखेरी बांध परियोजना किस जनपद में है? तो ये आपका हो जाए 179 का सी झांसी। चौधरी चरण सिंह सिजार बांध परियोजना कहाँ पे है? तो चौधरी चरण सिंह सिजार बांध परियोजना आपका झांसी। उत्तर प्रदेश में चकबंदी कब से लागू हुआ? देखिए इसको अभी आपने इसके पहले देखा था, ऑप्शन नंबर डी। एरच बांध कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए झांसी। टुडियार पंप नहर की निर्माण परियोजना किस जनपद में है? इलाहाबाद, कानपुर, प्रतापगढ़ और फतेहपुर। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला, कोठी घाट पंप, ऑप्शन नंबर सी चंदौली। सोगाई पंप नहर, ऑप्शन नंबर बी चंदौली। जोगापुर, अगला जो क्वेश्चन है, जोगापुर पंप नहर की निर्माण परियोजना किस जनपद में है? कौशाम्बी। छतरापुर पंप नहर की निर्माण परियोजना किस जनपद में? मेरठ।
इलाहाबाद, लखनऊ और कानपुर। अगर कानपुर के आसपास होंगे तो आप जानते हैं कि ऑप्शन नंबर सी। धनकुमारी पंप नहर की निर्माण परियोजना, धनकुमारी अगर आप कहाँ के होंगे, चंदौली के आसपास, ऑप्शन नंबर डी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नवीन नलकूप निर्माण परियोजना द्वारा वित्त पोषित है, नाबार्ड। बसुहारी पंप नहर की निर्माण परियोजना, तो बसुहारी जो है आपका वो ऑप्शन नंबर ए सोनभद्र। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राजकीय नलकूप, ऑप्शन नंबर ए 2014-15। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नलकूप आधुनिकीकरण परियोजना, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी 67। रामगंगा नहर प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी। शारदा नहर प्रणाली उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में सिंचाई की व्यवस्था है? ठीक है, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 194, 7, 8, 10 और 12। इसका जो ऑप्शन होगा, देखिए अभी 9 पेज है तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, 5 मिनट और लगेगा, ज़्यादा नहीं। पशुपालन विभाग, पशुपालन विभाग जो है आपका 1944। गंडक नहर प्रणाली का गठन कब किया गया था? तो गंडक नहर प्रणाली जो है वो ऑप्शन नंबर डी। मांस के उत्पादन में कौन सा प्रदेश प्रथम है? तो आप सभी जानते होंगे, उत्तर प्रदेश। अगला हम लोग देखते हैं, देश के जीडीपी में पशुपालन का कितना हिस्सा है? तो देश की जीडीपी में जो पशुपालन का हिस्सा है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 9%। प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, ऑप्शन नंबर सी। दुग्ध विकास विभाग, देखिए ये क्वेश्चन शायद आपका इसके पहले भी आया था, तो आप लोग इसको आंसर देना चाहिए। 1976, 77, 78 और 79, ठीक है, 1979। अगला, उत्तर प्रदेश में दुग्ध पदार्थों का व्यवसाय किस ट्रेडमार्क के अंतर्गत किया जाता है? तो ये जो है आपका पराग। ऑपरेशन फ्लड कब से चलाई जा रही है? ऑपरेशन जो फ्लड है 1971। चारा विकास 75%। अगला, किन जनपदों के दुग्ध संघों को ISO 9000 प्रदान किया जा चुका है? मेरठ, नोएडा। अगला है दोनों का किसी को नहीं, ठीक है, दोनों का। अगला, किसके बीज से प्राप्त तेल का उपयोग डीजल के विकल्प के रूप में किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं, जेट्रोफा। उत्तर प्रदेश स्वतंत्र रूप से मत्स्य विभाग की स्थापना कब की गई? तो मत्स्य विभाग की स्थापना 1966 में। तालाब सिंचाई हेतु कितने रुपए प्रति हेक्टेयर ऋण देता है? तालाब सिंचाई हेतु 25,000, 50,000, 75,000 और 10,000, तो 75,000। मछुआ आवास योजना, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश मछुआ दुर्घटना योजना कब से क्रियान्वित है? तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 1985-86। देखिए बहुत ज़्यादा फैक्ट हैं, यदि किसी प्रकार से कोई फैक्ट बताने में दिक्कत हो जाती है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, आपका कमेंट पिन कर दिया जाएगा, जिससे कि जो और भी लोग हों उनको सही आंसर पता लग जाए। इंटेंशनली हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं होता है, किसी का भी उद्देश्य नहीं होना चाहिए। वैसे इसका ऑप्शन नंबर बी। नेशनल फिशरमैन वेलफेयर फंड योजना का व्यय केंद्र और राज्य के बीच किस प्रतिशत में वहन किया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी 50%। मोबाइल फिश पार्लर योजना में उत्तर प्रदेश सरकार कितने प्रतिशत वित्त भार जो है वो वहन करती है? तो ये ऑप्शन नंबर
डी 100%। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। मैंने आपको बताया था कि अपने वीडियो में आपको सॉरी 212 प्रश्नों को कराऊंगा। तो यहाँ पर 212 जो प्रश्न होते हैं वो आपको समाप्त होते हैं। आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा। अगर लास्ट तक देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ। तथा मैं आपको एक बार फिर से कहता हूँ, आप हमारे चैनल लर्न विद फोकस को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल पर विजिट करिए, जहाँ पर ये आपको PDF मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन आपको 30 से 50 क्वेश्चन की एक श्रृंखला जो आपकी वीडियो 2018, इसके साथ ही लेखपाल की जो परीक्षा है उस लेखपाल की परीक्षा को ध्यान में रख के कराई जा रही है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।